फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग भाई सभी को। इससे पहले उड़ीसा तक पढ़ लिया था हमने। देखिएगा छत्तीसगढ़ के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। एक तो है यहाँ पे कांगरे घाटी राष्ट्रीय उद्यान, एक है गुरु घासीदास और एक है इंद्रावती। इंद्रावती नदी भी कहाँ पे बहती है भाई? इंद्रावती नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? छत्तीसगढ़ के पहाड़ियों से ओरिजिनेट होती है। और किसकी सहायक नदी है इंद्रावती? इंद्रावती रिवर किस रिवर की सहायक नदी है? भूल गए? महानदी की। गोदावरी की नहीं बताई थी? गोदावरी की लास्ट ट्रिब्यूटरी और सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी इंद्रावती रिवर। इंद्रावती नदी के आसपास का जो वेजिटेशन एरिया है उस वेजिटेशन एरिया को कहा जाता है इंद्रावती नेशनल पार्क। एक है यहाँ पे गुरु घासीदास और एक है कांगरे घाटी राष्ट्रीय पार्क। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले नहीं हैं। उसके बाद है झारखंड। झारखंड के अंदर एक ही नेशनल पार्क है, बेतवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा अभी? बेतवा राष्ट्रीय उद्यान। बेतवा देखो यहाँ पे बेतवा ट्राइब्स भी यहाँ पे पाई जाती है, बेतवा राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पे, और बेतवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पे है? झारखंड के अंदर है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। बिहार में कौन सा है भाई? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है पेपर में, कहाँ पे है? तो वाल्मीकि कहाँ पे है भाई? बिहार के अंदर है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर नेशनल पार्कों की संख्या सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश के अंदर नेशनल पार्क क्या है भाई? सर्वाधिक हैं। अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य के अंदर हैं, तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे है भाई? एमपी के अंदर है। सबसे ज्यादा वेजिटेशन भी कहाँ पे है? एमपी के अंदर ही सबसे ज्यादा वेजिटेशन है। फॉरेस्ट पूछते हैं कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट यानी कि वन कहाँ पे है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा वन भी कहाँ पे है भाई? एमपी के अंदर है। कौन कौन से यहाँ पे डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके अंदर डायनासोर के जीवाश्म पाए गए, तो उसका नाम रख दिया डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। एक है यहाँ पे माधव, एक है पन्ना, एक है संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और एक है छुछुआ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? एमपी में है, और सारे इंपॉर्टेंट है भाई। एमपी वाले सारे के सारे क्या हैं? इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग द जंगल बुक, एक बुक है द जंगल बुक है। उस जंगल बुक के अंदर किसका वर्णन मिलता है? उसके अंदर रुडयार्ड किपलिंग का वर्णन मिलता है, और इसका रिलेशन किससे है? कान्हा नेशनल पार्क से है। किससे इसका संबंध है? कान्हा नेशनल पार्क से इसका संबंध है। उसके बाद देखो पन्ना। पन्ना जगह ही कहाँ पे है भाई? पन्ना जो जगह है वो एमपी के अंदर है। किसके लिए फेमस है? उषा। जा भाई उषा। देखो भाई पन्ना जगह किसके लिए फेमस है? हीरे के लिए। भारत के अंदर हीरे का उत्पादन एकमात्र जगह पन्ना से किया जाता है। पन्ना की खान से निकलता है हीरा। उसके बाद देखो कान्हा भी इंपॉर्टेंट है, पन्ना भी इंपॉर्टेंट है, और एक है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। आपसे पूछेगा भारत के अंदर किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर डायनासोर के जीवाश्म पाए गए, तो ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां से डायनासोर के जीवाश्म मिले? वो है भाई डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे? एमपी के अंदर यानी कि मध्य प्रदेश में। उसके बाद है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वाला पेपर में बहुत बार पूछा गया अभी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है भाई? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के अंदर है, और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद देखो सिक्किम के अंदर कौन सा है? सिक्किम के अंदर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ये भी पेपर में पूछा गया कई बार। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है भाई? सिक्किम में। जो कंचनजंगा पहाड़ी है ना,
कंचनजंगा पहाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है, बहुत ज़्यादा वनस्पति है और उन्हीं वनस्पतियों को नाम दिया गया है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये पड़ेगा सिक्किम के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। कंचनजंगा पहाड़ी की क्या खासियत है? कंचनजंगा पहाड़ी की क्या खासियत है भाई? कंचनजंगा पहाड़ी जो है ना, ये भारत के अंदर हिमालय पर्वत की सबसे हाईएस्ट पीक है। आपसे पूछेगा भारत में हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंचनजंगा। कितनी हाइट है इसकी? 8586 मीटर, 8586 मीटर इसकी हाइट है, ये भी याद रखना है। उसके बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है और जहाँ पे वेजिटेशन होगी ना, वहीं पे क्या होंगे? नेशनल पार्क होंगे। एक है यहाँ पे जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, मौरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा और सुंदरवन डेल्टा राष्ट्रीय उद्यान। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो बुक्सा, बुक्सा पेपर में पूछा गया है भाई, सिंगालीला भी पूछा गया है, और एक है सुंदरवन डेल्टा राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन डेल्टा राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन के डेल्टे को ही राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला हुआ है। सुंदरवन के डेल्टे को रामसर वेटलैंड का दर्जा भी मिला हुआ है। सुंदरवन डेल्टे को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा भी मिला हुआ है। सुंदरवन डेल्टा भारत का टाइगर रिजर्व भी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्या ये देखो, ये क्या क्या अभी? ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये भारत का टाइगर रिजर्व है, ये भारत का नेशनल पार्क भी है, ये भारत का बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इस बायोस्फीयर रिजर्व को रामसर वेटलैंड का दर्जा मिला हुआ है। सुंदरवन डेल्टा यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अभी असम। असम में कौन कौन से हैं? मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है भाई? असम के अंदर है। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम। एक है यहाँ पे नामेरी, एक है डिब्रू शेखुबा, एक है राजीव गांधी नेशनल पार्क। ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? असम में। असम वाले भी इंपॉर्टेंट है। असम के अंदर मानस राष्ट्रीय उद्यान बार बार पेपर के अंदर पूछा जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य के अंदर स्थित है? तो ये असम में है भाई। ये मानस वन्य जीव अभियान भी है, ये मानस बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक है डिब्रू शेखुबा। डिब्रू शेखुबा भी बार बार पूछा जाता है। डिब्रू शेखुबा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। डिब्रू शेखुबा भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है वर्तमान के अंदर। ये नेशनल पार्क भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है। तो ये भी क्या काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछा जाता है। उसके बाद देखो भाई, एक है असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? अभी असम में। कौन सी जगह पे? गोलाघाट। कौन सी जगह है? गोलाघाट जगह है। इसको आपसे पूछेगा टाइगर रिजर्व का दर्जा कब मिला? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 2006 में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था। और इसके अंदर कौन कौन सी घास पाई जाती है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कांग्रेस घास और एक पाई जाती है हाथी घास। ये घास की वैरायटी है। ये दोनों क्या भाई? घास की वैरायटी है, घास की किस्में हैं। एक तो हाथी घास और एक कांग्रेस घास यहाँ पे पाई जाती है। और इसको 2006 के अंदर टाइगर रिजर्व का दर्जा भी दिया गया था। किसके लिए फेमस है भाई? तो ये फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाले गैंडे विश्व के 2/3 कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाए जाते हैं, जो लोकेटेड है असम के अंदर। इंपॉर्टेंट है भाई ये, इसके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। जो ज्यादातर क्वेश्चन आता है वो इस टाइप से आता है कि भारत के अंदर एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाए जाते हैं। इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा कब मिला? तो 2006 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। कौन कौन सी घास यहाँ पे पाई जाती हैं? तो यहाँ पे कांग्रेस घास और हाथी घास पाई जाती है। उसके बाद अभी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक है नामदाफा और एक है मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों भी पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, नामदाफा और एक है मोलिंग।
नागालैंड, नागालैंड के अंदर कौन सा अभी, इंटाकी, कौन सा है, इंटाकी, इसी को नटगंकी भी बोलते हैं, नटगंकी या इंटाकी एक ही नाम है ये दोनों का। तो ये कहाँ पे है, ये पड़ता है हमारा नागालैंड के अंदर, ये पूछा गया है पेपर में। उसके बाद कैबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, कैबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है अभी, मणिपुर के अंदर। ये झील पढ़ाई ना उस टाइम पे भी बताया था मैंने आपको। इसको दर्जा मिला हुआ है विश्व के एकमात्र तैरते हुए नेशनल पार्क का। विश्व में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, कौन सा अभी, कैबुल लेमजाओ। कहाँ पे पड़ता है ये, मणिपुर में। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये, मोरंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, मोरंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अभी मोरंग जिला है मणिपुर का, इसके अंदर फ्यूमडिस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसके अंदर है, फ्यूमडिस। फ्यूमडिस होती है वनस्पति, जो गली सड़ी वनस्पति होती है ना, वो वनस्पति पानी के ऊपर तैरती हैं। और वो वनस्पति जैसे ही जिस साइड में हवा का रुख होता है ना, उसी साइड में थोड़ी बहुत टहलने लग जाती है, इसलिए इसको दर्जा मिला हुआ है विश्व के एकमात्र तैरते हुए नेशनल पार्क का। किसके लिए प्रसिद्ध है ये प्रसिद्ध है संघाई हिरण के लिए। आपसे पूछेगा संघाई हिरण कौन से नेशनल पार्क के अंदर पाए जाते हैं, तो संघाई हिरण कहाँ पाए जाते हैं भाई, कैबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा यहाँ पे सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कौन सा है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है भाई, तो मणिपुर के अंदर है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है मिजोरम, मिजोरम के अंदर कौन कौन से हैं, एक है फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, एक है मुरलेन, एक है ब्लू माउंटेन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मिजोरम वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं पूछता। उसके बाद है त्रिपुरा, त्रिपुरा के अंदर है भाई बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, पेपर में पूछा गया है। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो बाइसन कहाँ पे है भाई, त्रिपुरा के अंदर है बाइसन राष्ट्रीय उद्यान। एक है क्लाउडेड लिपर्ड, क्लाउडेड लिपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे है, कहाँ पे, ये दोनों त्रिपुरा में है। उसके बाद है मेघालय, मेघालय के अंदर है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, एक है बालफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों भी पेपर में पूछे गए हैं। बालफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय है और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है, मेघालय के अंदर है। ये नोकरेक वाला बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। नोकरेक वाला क्या भाई, ये भारत का बायोस्फीयर रिजर्व भी है। उसके बाद है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार के अंदर कौन कौन से हैं भाई, कौन कौन से अंडमान निकोबार में, साउथ बटन, नॉर्थ बटन, क्या हो रखा, देखो भाई अंडमान निकोबार के अंदर है रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, एक है यहाँ पे महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, एक है सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। द्वीपों की सबसे हाईएस्ट पीक भी कौन सी है, सैंडल पीक द्वीपों की सबसे हाईएस्ट पीक है। और ये आपको पता है कहाँ पे है भाई, अंडमान निकोबार में है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे मिलेगा, अंडमान निकोबार में। एक है गलथियार बे राष्ट्रीय उद्यान, एक है कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, एक है माउंट हैरियट, नॉर्थ बटन, मध्य बटन, साउथ बटन। साउथ बटन इंपॉर्टेंट है भाई, साउथ बटन मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। मात्र 5 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, 5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर ये फैला हुआ है। और ये भारत का सबसे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, साउथ बटन। एक है यहाँ पे माउंट हैरियट नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी कहाँ पे है भाई, माउंट हैरियट जो पड़ता है ना ये निकोबार के अंदर है। तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, निकोबार में है, यानी कि अंडमान निकोबार में है। अब यहाँ से याद रखने आपको भी तीनों तो ये याद रखने हैं। एक झांसी की रानी, झांसी की रानी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, झांसी की रानी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है कहाँ पे, अंडमान निकोबार के अंदर। कर लोगे इनको। अभी आगे हम करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
क्या फर्क होता है दोनों में? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के अंदर क्या डिफरेंस होता है? किसकी? प्लांट नहीं होते, सभी की होती है। देखो भाई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस होता है? हमने सबसे पहले पेड़ पौधों के झुंड देखे, यानी कि बहुत सारे लार्ज एरिया के अंदर पेड़ पौधे देखे, तो हमने उनको बोल दिया नेशनल पार्क है। अब नेशनल पार्क के अंदर प्राकृतिक आवास बना के बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, क्योंकि जीव जंतुओं का अपना प्राकृतिक निवास होता है भाई। तो ये कहाँ रहेंगे? ये रहेंगे जंगलों के अंदर। और इन्हीं जंगलों को जब एक अधिनियम के तहत प्रोटेक्शन दे दिया जाता है 1972 में, आप सबको पता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार लेके आई थी। तो इसी अधिनियम के तहत जहाँ जहाँ पे हमने ये देखा कि इस एरिया के अंदर बहुत सारे वन्य जीव रहते हैं, साथ में यहाँ पे प्लांट स्पीसीज और प्लांट डेंसिटी क्या है? अच्छी खासी है। तो उन क्षेत्रों को सरकार ने कंजर्वेशन के लिए आरक्षित कर दिया। उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र या आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। तो वन्य जीवों की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर टोटल वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या वर्तमान के अंदर कितनी है भाई? टोटल वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या वर्तमान के अंदर 573 है। कितनी है भाई? 573 है। अब देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, क्योंकि 573 के 573 है, ना तो पढ़ाना पॉसिबल है भाई और ना ही याद करना। पढ़ाने को तो क्या PDF चेप के हम तो पढ़ा देंगे, लेकिन वो चीज़ें याद नहीं होती है, ठीक है। तो सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनकी कुछ खासियत है। अब यहाँ पे देखिएगा वन्य जीव अभयारण्यों ने कितना क्षेत्रफल कवर कर रखा है? वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र कितना है भाई? वन्य जीव अभयारण्यों ने कितना क्षेत्र कवर कर रखा है? 1,23,762.56 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है किसका है भाई? वन्य जीव क्षेत्रों का है, ठीक है। वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों का इतना एरिया है। उसके बाद देखिएगा ये जो एरिया है ना, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो ये है 3.76% है। अपने भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ये 3.76% है। और नेशनल पार्क ने कितने प्रतिशत कवर कर रखा था? 1.35%। इसने कितना कर रखा है? 3.76% है। अच्छा एक ये बताओ, फॉरेस्ट ने कितना कवर कर रखा है? फॉरेस्ट ने कितना एरिया कवर कर रखा है? फॉरेस्ट करवाए थे ना। भारत की कुल भूमि के कितने प्रतिशत एरिया के ऊपर फॉरेस्ट हैं? देखो 23% तो था टोटल फॉरेस्ट एरिया। 21.8% क्या है? एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया। एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया AFA। तो फॉरेस्ट ने कवर कर रखा है कितने प्रतिशत एरिया भाई? कितने प्रतिशत एरिया? 21.8%। और टोटल एरिया कितना है? 23% है। होना कितना चाहिए? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार 33% ये होना चाहिए। इसको बढ़ाने के सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। अब देखिएगा जो ये फॉरेस्ट एरिया है ना, ये जो 21.8% फॉरेस्ट एरिया है ना, तो ये चीज़ें भी कहाँ पे हैं? फॉरेस्ट में ही है। अब सरकार ने सारे के सारे एरिया को प्रोटेक्ट नहीं कर रखा। प्रोटेक्ट सिर्फ उसी भाग को कर रखा जहाँ पे कुछ खास है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल स्पीसीज हैं और बहुत ज़्यादा प्लांट स्पीसीज हैं। तो ये जो कंजर्वेटेड एरिया है ना, कंजर्वेटेड एरिया देखो भाई 3.76% तो किसका है? वन्य जीवों का। 1.35% किसका है? नेशनल पार्क का। किसका है? नेशनल पार्क का। इसी के अंदर आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। इसी में क्या आएंगे? BR आएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व। यानी कि इनमें से जो बड़े हैं ना, इनमें से जो बड़े हैं 3.76% के अंदर जो बड़े बड़े हैं उन्हीं को किसका दर्जा मिला हुआ है? BR का दर्जा मिला हुआ है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला हुआ है। बाकी जितना भी एरिया बचा हुआ है ना, वो सारा अनकंजर्वेटेड एरिया है, जिसका संरक्षण सरकारें अच्छे तरीके से नहीं करती। करती तो है लेकिन अच्छे तरीके से नहीं करती।
अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के अंदर कहाँ पाई जाती हैं? तो सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है भाई? अंडमान निकोबार के अंदर सबसे ज्यादा वन्यजीव अभयारण्य हैं। पहले 96 थे, 2 को वन्यजीव अभयारण्य की कैटेगरी से हटा दिया, वर्तमान में कितने हैं? 94। तो सबसे ज्यादा वन्यजीव अभयारण्य भारत के अंदर अंडमान और निकोबार में है 94। सबसे अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के किस राज्य में है? दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। राज्य पूछे तो क्या आएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितने हैं? 49। एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। अंडमान निकोबार के अंदर 94 और महाराष्ट्र के अंदर 49, ऐसे उल्टा करके इसको याद रख लेना। इनकी संख्या पूछी जाएगी कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? महाराष्ट्र के अंदर है 49। सबसे कम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है भाई? किस राज्य के अंदर सबसे कम वन्यजीव अभयारण्य है? नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय। नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या कम है। यहाँ पे टोटल ही कितने हैं? 4 है, 2 मेघालय में, 1 नागालैंड में और 1 त्रिपुरा में। सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? सबसे कम राज्य कौन? यूटी कौन सा आएगा? यूटी। यूटी पूछे तो कौन कौन से आएंगे? दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इनमें बिल्कुल भी वन्यजीव अभयारण्य नहीं है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है भाई? तो कच्छ कारण। कच्छ कारण जो अक्षेत्र है ना, वो भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। यहाँ पे सबसे अधिक वन्यजीव किसके आधार पे? ये संख्या के आधार पे या क्षेत्रफल के आधार पे? हाँ, क्षेत्रफल के आधार पे। किसके आधार पे है भाई? क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? कच्छ कारण वन्यजीव अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। सबसे छोटा कौन सा है भाई? बोर। सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? बोर वन्यजीव अभयारण्य, ये पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद देखो टाइगर रिजर्व एरिया। भारत के अंदर टाइगर रिजर्व एरिया कौन कौन से जो एरिया हैं उनके अंदर टाइगर पाए जाते हैं? एक टाइगर प्रोजेक्ट आया था भारत के अंदर, आप सबको पता है, कल की क्लास में भी हमने पढ़ा था। बाघ संरक्षण परियोजना 1972 में शुरू हुई थी। कहाँ से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। इसी के तहत टाइगर प्रोजेक्ट आया था। इस योजना के तहत क्या आया था? इस अधिनियम के तहत टाइगर प्रोजेक्ट आया था भारत के अंदर है। कब? 1 अप्रैल 1973 को। ये टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई? तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और दोनों अलग अलग हैं। आपसे पूछेगा बाघ संरक्षण परियोजना अधिनियम किस वर्ष आया था? अधिनियम पूछे ना, अधिनियम आया था 1972 में। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था ना, इसी के अंदर इंक्लूड है ये भी बाघ संरक्षण अधिनियम 1972। ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को इम्प्लीमेंट हुआ था। कहाँ से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है भाई? उत्तराखंड में पड़ता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब देखिएगा किसके प्रयासों से लगाया गया था ये? इंदिरा गांधी उस टाइम पे पीएम थी। पीएम पूछे तो कौन आएगा? जब ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी उस टाइम पे भारत के पीएम कौन थे भाई? इंदिरा गांधी उस टाइम पे पीएम थे। और किसके प्रयासों से लगाया गया था? ये लगाया गया था कैलाश सांखला के प्रयासों से। किसके प्रयास रहे थे? कैलाश सांखला के प्रयास रहे थे, इसलिए इसको कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? किसको? सलीम अली को। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांखला को जाना जाता है, क्योंकि ये भारत के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट लेके आए थे और इन्होंने टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से समझाया और सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया था। हाँ जी, नहीं, वो अलग है। वो शांति के फील्ड में कार्य करता था, एक सामाजिक वर्कर था वो। हाँ, सोशल वर्कर थे कैलाश सत्यार्थी, जिनको 2014 में पाकिस्तान की वो लड़की थी एक मलाला यूसुफजई, उसके साथ में नोबेल पुरस्कार मिला था शांति का। वो अलग है, वो कैलाश सत्यार्थी है। वो है कैलाश सत्यार्थी।
ठीक है, कैलाश सत्यार्थी, ये कैलाश सांखला इनको कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बाघ संरक्षण प्राधिकरण भारत में कब आया भाई? एक अथॉरिटी बनाई गई जो बाघों के कंजर्वेशन से रिलेटेड सारे के सारे निरीक्षण करती थी। वो सोसाइटी, वो अथॉरिटी, वो प्राधिकरण किस वर्ष आया था? 2005 में बना था बाघ संरक्षण प्राधिकरण। आपसे पूछेगा बाघ संरक्षण प्राधिकरण किस वर्ष बना? 2005 में। बाघ संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया? 1972 में। बाघ प्रोजेक्ट किस वर्ष आया? 1 अप्रैल 1973 को बाघ प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। कौन सी स्पीसीज का, कौन सी प्रजाति के बाघ का कंजर्वेशन शुरू किया गया था? रॉयल इंडियन टाइगर। कौन सा टाइगर था भाई? रॉयल इंडियन टाइगर का कंजर्वेशन किया गया था शुरू में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। उसके बाद देखो भाई, टाइगर सेंसस भारत के अंदर पहली बार टाइगर सेंसस कब हुई? टाइगर सेंसस का मतलब है टाइगर गणना, इनकी संख्या काउंट की गई थी पहली बार कब? 2006 में। पहली बार बाघ गणना 2006 में की गई थी और ये प्रत्येक 4 साल के बाद होती है। बाघों की गणना प्रत्येक 4 साल के बाद करवाई जाती है। 2006 में जब पहली बार गणना करवाई गई थी ना, उस टाइम पे भारत के अंदर 1411 बाघ थे। और लास्ट टाइम कब करवाई गई? 2022 में लास्ट टाइम करवाई गई थी। आगे कब होगी? 2026 में होगी। तो 2022 के अंदर जब इनकी गणना हुई ना, 2022 में भारत के अंदर कुल बाघों की संख्या कितनी है? 2022 में कुल बाघों की संख्या कितनी है भाई? 3682। कितने बाघ हैं भारत के अंदर? कितने टाइगर हैं? 3682 टाइगर भारत के अंदर हैं 2022 की गणना के अनुसार। शुरू में की तब कितने थे? 1411 2006 में, और 2022 में 3682। दोनों आंकड़े याद रखने। कितने साल बाद होती है? तो प्रत्येक 4 साल के बाद गणना करवाई जाती है। पहली बार 2006 में करवाई गई। टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? टाइगर कैपिटल, टाइगर मैन नहीं पूछ रही, टाइगर कैपिटल। नागपुर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे टाइगर की संख्या सबसे ज्यादा है। नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर एक छोटे एरिया के अंदर टाइगरों की सबसे ज्यादा संख्या नागपुर में है, इसलिए इसको कहा जाता है टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आया समझ में? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइनर। अभी देखो यहाँ पे इंटरनेशनल टाइगर कंजर्वेशन फोरम, इंटरनेशनल टाइगर कंजर्वेशन फोरम जो है इसको एस्टेब्लिश कहाँ पे किया गया था? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो पीटर्सबर्ग एक जगह पड़ती है, कहाँ पे? रूस के अंदर। यहाँ से 2010 में इसकी शुरुआत हुई। इसका काम क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका एम क्या था? इसका एम था 2022 की जो गणना होगी ना, उसके अंदर टाइगरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 गुनी होनी चाहिए। यानी कि 2010 की जो गणना थी ना, उस गणना से 2 गुनी होनी चाहिए टाइगरों की संख्या। कब? 2022 के अंदर। ये इसका एम था। यानी कि टाइगरों को इतना अधिक प्रोटेक्ट किया जाएगा कि उनकी संख्या क्या हो जाए? डबल हो जाए। तो ये प्रोटेक्शन के नियम लेके आई थी ये फर्म, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2010 के अंदर। उसके बाद देखो भाई, इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 29 जुलाई को। 29 जुलाई 2010 में पहली बार टाइगर डे सेलिब्रेट किया गया था। पहली बार टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया गया था? तो पहली बार 29 जुलाई 2010 को सेलिब्रेट किया गया था। और उसके बाद प्रति वर्ष 29 जुलाई को किस रूप में मनाते हैं? टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। ईयर ऑफ टाइगर,
ईयर ऑफ टाइगर किस साल को कहा गया? ईयर ऑफ टाइगर 2022 को कहा गया। क्यों कहा गया 2022 को? क्योंकि इसके अंदर टाइगरों की संख्या डबल हुई थी। ठीक है, हुई भी थी। 2006 में अपने भारत के अंदर 1411 थे और अभी 3682, तो डबल हो गई ना यहाँ पे, इसलिए क्या कहा गया इसको? ईयर ऑफ ए टाइगर, डिक्लेयर्ड बाय यूएनओ। किसने डिक्लेयर? हाँ, लेके आए थे बाहर से भी। अरे बातें नहीं भाई। तो इसको किसने डिक्लेयर किया था ईयर ऑफ टाइगर के रूप में? 2022 को ईयर ऑफ टाइगर की संज्ञा किसने दी थी? यूएनओ ने ईयर ऑफ टाइगर की संज्ञा दी थी। भारत में टाइगर रिजर्व वर्तमान के अंदर कितने हैं भाई? वर्तमान के अंदर भारत में 58 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं? 58 टाइगर रिजर्व हैं। यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, उनमें से 58 किस रूप में जाने जाते हैं? टाइगर रिजर्व के रूप में जाने जाते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। स्मॉलेस्ट कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। और बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है भाई? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। बोर एक नेशनल पार्क भी है और बोर क्या है? टाइगर रिजर्व भी है। बोर एक बीआर भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अभी आगे पढ़ोगे आप बोर बायोस्फीयर रिजर्व। मैक्सिमम टाइगर स्टेट कौन कौन से हैं भाई जहां पे सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं? एमपी के अंदर 785 हैं, कर्नाटक के अंदर 563 हैं, यूके के अंदर 560 टाइगर हैं वर्तमान के अंदर। जो 2022 की सेंसस थी ना, 2022 की गणना के अनुसार, गणना 2022 के अनुसार सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पे हैं? सबसे ज्यादा टाइगर भारत में मध्य प्रदेश में अभी 785। कर्नाटक में कितने हैं? 563 हैं। यूके में कितने हैं? 560 हैं। किसके अनुसार? 2022 की गणना के अनुसार। मैक्सिमम टाइगर रिजर्व, ये क्या थी? संख्या थी। टाइगर रिजर्व अधिक कहाँ पे हैं? टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा कहाँ पे है भाई? तो सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ना, इस नेशनल पार्क के अंदर कई सारे टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है? टाइगर रिजर्व है। स्टेट अलग है और टाइगर रिजर्व अलग है। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? कौन सा है भाई? नामदाफा। नामदाफा कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नामदाफा पहाड़ी भी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। नामदाफा पहाड़ी के एरिया के अंदर जो वेजिटेशन पाई जाती है उसको नेशनल पार्क की संज्ञा दी, फिर उसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया, फिर उसको क्या घोषित किया भाई? टाइगर रिजर्व भी घोषित किया। तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। प्रमुख टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं भारत के? यहाँ पे कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व दिए गए हैं। एक है काबल टाइगर रिजर्व। काबल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तेलंगाना में। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। कामलांग और पुखुई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है अभी? कर्नाटक में। और बिलीगिरी टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है। ये कुछ फेमस हैं जिनके अंदर टाइगरों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है और विदेशी प्रजातियों को लेकर आके भी इनमें रखा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देखो। काबल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तेलंगाना। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। कामलांग और पुखई कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। भद्रा और बिलीगिरी कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है भद्रा और बिलीगिरी टाइगर रिजर्व। उसके बाद है नागरिजा टाइगर रिजर्व। एक है नागरिजा। नागरिजा, मेलघाट और पेंच। नागरिजा, मेलघाट और पेंच टाइगर रिजर्व तीनों के तीनों कहाँ पे हैं भाई? ये तीनों टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर हैं। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? डंपा मिजोरम के अंदर है। सत्यकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उड़ीसा में। मुदुथुरई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कालकड़ भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और सत्यमंगलम भी कहाँ पे है?
तमिलनाडु में। एक इसी के जैसा नाम और मिलेगा आपको, उडनमंगलम, उडनमंगलम हिल स्टेशन, उडनमंगलम हिल स्टेशन, सेम ही नाम है, थोड़ा सा इसको भी रिलेट करके याद रखना। उडनमंगलम हिल स्टेशन भी कहाँ पे है भाई, ये पालनी की पहाड़ी के ऊपर है, और पालनी की पहाड़ी कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। सबसे नवीनतम बाघ संरक्षित क्षेत्र, सबसे नवीनतम जो सबसे लास्ट में बाघ के लिए रिजर्व किया गया वो कौन सा है, माधव टाइगर रिजर्व। और माधव टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है, एमपी के अंदर है। माधव नेशनल पार्क भी कहाँ पे है भाई, माधव नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, एमपी में है। कब इसको संरक्षित किया गया, 2025 में। और ये भारत का कौन से नंबर का था, 58वें नंबर का था। वर्तमान में भारत के अंदर है 58 टाइगर रिजर्व हैं। वर्तमान भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं भाई, 58 टाइगर रिजर्व हैं। और सबसे लास्ट में कौन सा बना था, सबसे लास्ट में माधव टाइगर रिजर्व बना था, जो पड़ता है एमपी के अंदर। 57वां कौन सा था भाई, 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा था, रातापानी। कौन सा था भाई, रातापानी टाइगर रिजर्व। ये भी कहाँ पड़ता है, एमपी में। और इसको कंजर्वेटेड किया गया था 2024 के अंदर। उसके बाद अभी बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, कितने बायोस्फीयर रिजर्व भारत के अंदर वर्तमान में, वर्तमान भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है, किसको पता है वर्तमान में भारत के अंदर कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 13 तो उसमें है, मैन के अंदर है, मैब के अंदर है 13 तो, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर है 13 तो। यूनेस्को का प्रोग्राम है ये। वर्तमान भारत के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व भी, कितने हैं, 18। वर्तमान भारत के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। जो 18वां बना था ना, वो 2011 के अंदर बना था, 18वें नंबर का पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 2011, वो 18वें नंबर का था। अब देखो भाई, बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है, एक ऐसा एरिया जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है, दोनों से बड़ा होता है, दोनों को अपने अंदर कवर करता है, उसको कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें, हिंदी में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, बायोस्फीयर रिजर्व को हिंदी में क्या बोलते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मतलब है जहां पे लिविंग की बहुत सारी स्पीसीज एक साथ पाई जाएं। लिविंग बोले तो प्लांट भी लिविंग में आते हैं और एनिमल भी किस में आते हैं, लिविंग में आते हैं। ये दोनों स्पीसीज जहां पे एक ही स्थान के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाएं, उसको कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। टोटल कितने हैं भाई, टोटल 18 है भारत के अंदर। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा क्षेत्र घोषित किया गया था, तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र नीलगिरी माउंटेन को घोषित किया गया था। और नीलगिरी जो माउंटेन है ना, वो भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है, एक है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। 3 राज्यों के अंदर नीलगिरी माउंटेन फैला हुआ है और नीलगिरी माउंटेन के ऊपर सर्वाधिक बारिश होती है भाई। अब बारिश ज्यादा होगी तो क्या होगी, वहां पे वनस्पति ज्यादा मिलेगी, और वनस्पति ज्यादा मिलेगी तो वो क्या होगा, या तो नेशनल पार्क बनेगा या बायोस्फीयर रिजर्व बनेगा, या किसी न किसी स्पेशल जीव के लिए उसको आरक्षित घोषित करेंगे। तो कौन कौन से राज्यों में, ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। कब घोषित किया गया था इसको, 1986 में इसको भारत के पहले बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। कहाँ पड़ता है ये, तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है भाई, तमिलनाडु में पड़ता है। और इसको कब घोषित किया गया, 1989 में।
दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। पहला बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा किसको मिला था? नीलगिरी अक्षेत्र को पहले बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला था। कब? 1986 में। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार को भारत के सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया। कब है? 1989 में। गल्फ ऑफ मन्नार की लोकेशन क्या है भाई? तमिलनाडु। किसका अधिकार इसके ऊपर है? तमिलनाडु राज्य का इसके ऊपर अधिकार है। अच्छा, गल्फ होता क्या है? खाड़ी तो बे होती है, खाड़ी तो बे होती है, गल्फ की खाड़ी थोड़ी ना होती है। गल्फ तो खुद एक अलग चीज है। रास्ता डिफरेंट बिटवीन गल्फ एंड बे। देखो भाई, पानी का एक ऐसा क्षेत्र है जो तीन और सतह से घिरा हुआ हो, उसको या तो गल्फ बोलेंगे या उसको खाड़ी बोलेंगे। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जिस क्षेत्र का पानी से लगा हुआ भाग ब्रॉड होता है, यानी कि चौड़ा माउथ होता है, उसको बोलेंगे बे। और जब पानी से लगा हुआ उसका जो माउथ होता है वो क्या होता है? नैरो होता है। नैरो को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? गल्फ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गल्फ। देखो भाई, ऐसे एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है। आपको पता है यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? भारत के इस साइड में बंगाल की खाड़ी है। अब इस बंगाल की खाड़ी को देखो आप, इसका जो सतह से लगा हुआ भाग है ना, तीन साइड जो सतह है वो नैरो एरिया है। कैसा है? नैरो। जो हिस्सा इसका पानी के साथ लगा हुआ है ना, वो क्या है? इसका माउथ क्या है? ब्रॉड है, ओपन है। क्या इसका माउथ है? ब्रॉड है। अब ब्रॉड माउथ को क्या बोलेंगे? हमें बे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बे, यानी कि इसको खाड़ी बोलेंगे। अब अगर ऐसा कोई एरिया हो, ये कोई एरिया है भाई, ठीक है, इसके चारों तरफ है, ये कोई सतह का भाग है, ये सतह एरिया है, लैंड एरिया है, और ये वाटर एरिया है। ये क्या है? वाटर एरिया है। इस वाटर एरिया के आगे ये पूरा का पूरा भी क्या है? वाटर एरिया है। लेकिन इसका यहाँ पे ये जो माउथ है ना, ये क्या है? नैरो है। इसका ऊपर का एरिया ब्रॉड है, माउथ का एरिया क्या है? नैरो है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे गल्फ। क्या बोलेंगे? इसको गल्फ। अब आया समझ में? गल्फ और बे में क्या डिफरेंस होता है भाई? जब माउथ ब्रॉड होता है पानी वाले एरिया का, वो क्या होती है? खाड़ी। और जब माउथ नैरो होता है, क्या होती है? वो गल्फ होती है। तो गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। ये भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। कब घोषित किया गया? 1989 में। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है भाई? सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है डिब्रू शेखुवा। कौन सा है? डिब्रू शेखुवा। डिब्रू शेखुवा एनपी भी पढ़ के आए थे हम। डिब्रू शेखुवा एनपी कहाँ पड़ेगा? डिब्रू शेखुवा एनपी कहाँ पे है? असम में। कहाँ पे है? असम में। तो ये भी कहाँ पे है अभी? असम में। इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा कब मिला? 1997 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया। अगर आप इनके ईयर याद ना रख सको तो बड़ा छोटा इनके नाम जरूर याद रखने हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा बना? नीलगिरी। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? गल्फ ऑफ मन्नार। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? डिब्रू शेखुवा सबसे छोटा है। भारत के 13 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैप प्रोग्राम की लिस्ट में आते हैं। यूनेस्को के मैप प्रोग्राम की लिस्ट में कितने आते हैं भाई? मैप की लिस्ट में कितने हैं भाई? 13। ये लिस्ट किसके द्वारा तैयार की गई? यूनेस्को के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? मैन एंड बायोस्फीयर। मैन एंड बायोस्फीयर इसकी फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी। कितने देश इसका हिस्सा हैं? कितने कंट्रियां इसका पार्ट हैं? 136 कंट्री। 136 कंट्री क्या है? इसका हिस्सा है। और 136 कंट्रियों के कितने स्थानों को इन्होंने संरक्षित कर रखा है? 759।
136 देशों के कुल कितने एरियो को इन्होंने कंडक्ट कर रखा है भाई? 759। ये टोटल स्थल है इनके, इतने स्थलों को क्या कर रखा है इन्होंने? कंडक्ट कर रखा है। पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मैप की फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जाती है। मैप की फुल फॉर्म क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर। मैन एंड बायोस्फीयर इसकी फुल फॉर्म है। कब इसकी शुरुआत है? इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। कितने देश इसका हिस्सा हैं? तो 136 देश इसका हिस्सा है। 136 देशों के कुल कितने स्थानों को कंडक्ट कर रखा है इन्होंने? 579। कुल इतने 759 स्थानों को इसने क्या कर रखा है? कंडक्ट कर रखा है। भारत के कितने स्थान इसके अंदर आते हैं? 13। भारत के कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैप प्रोग्राम का हिस्सा हैं? तो भारत के 13। भारत के कितने हैं भाई? 13। टोटल कितने हैं? 18। 18 में से 13 मैप प्रोग्राम का क्या है? हिस्सा है। ये बात भी आपको याद रखनी है। बहुत हो गया, बस टाइम कितना हो गया? अभी तो रहता है, टाइम है। चलो अभी इतना ही करते हैं फिर।